नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather। इसमें ये कह रहा है कि आपने मौसम के बारे में अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, या हो सकता है आपने किसी और को मौसम के बारे में बात करते हुए सुना हो। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर, कि जो ये वेदर होता है, जो हमारा ये मौसम होता है, ये डे टू डे यानी कि हर दिन जो हमारे वातावरण में जो बदलाव आता है उसको कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आते हैं क्या क्या आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान बदलना, रेनफॉल, बारिश का होना, सनराइज, सूरज निकलना, इटीसी इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। मतलब ये है उदाहरण के लिए कि हो सकता है कि भाई अभी ठंडा हो, गर्म हो, या फिर हो सकता है कभी मतलब सूरज निकला है, खूब सनी वेदर है, कभी क्लाउडी वेदर है, मतलब बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, और कभी मौसम हमारा शांत है। You must have noticed that when it is hot continuously for several days you don't need any warm clothes। इसमें ये कह रहा है कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि जब कंटिन्यूसली यानी लगातार कई सारे दिन हमारे कैसे होते हैं, बहुत ही गर्म गर्म होते हैं, तब आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्म कपड़ों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? हमें पड़ती है ठंडी के मौसम में। मतलब ये है कि भाई आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि ऐसे कई दिन होते हैं हमारे जो लगातार कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, तब हमको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उन दिनों पे हम लोग कुछ ठंडा पीना या फिर खाना पसंद करते हैं। ठीक, अच्छा, ये कौन सा टाइम होता है? ये टाइम होता है हमारे गर्मी के मौसम का। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ। इसमें ये कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके विपरीत में ऐसे भी कई सारे दिन होते हैं जब आपको बहुत ही ठंडी लगती है बिना ऊनी कपड़ों के। मतलब अगर आप ऊनी कपड़ा नहीं पहनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। इसमें ये कह रहा है जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तब आप कुछ गर्म खाना चाहोगे, मतलब खाने में आप कुछ गर्म खाना चाहोगे। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर, मतलब यह है कि भारत के अंदर जो हमारे मौसम्स होते हैं, कौन कौन से मौसम होते हैं, तो हमारा पहला दिया हुआ है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, मतलब ठंडे मौसम वाला जो सीज़न, जिसको हम लोग विंटर यानी कि ठंड का मौसम भी कहते हैं, ये हमारा दिसंबर से फरवरी तक चलता है। फिर है हमारा समर सीज़न, ये मार्च से मई तक चलता है। फिर है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न, जिसको कि हम लोग रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम भी कहते हैं, ये जून से सितंबर तक चलता है। और फिर हमारा सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको हम लोग ऑटम यानी कि पतझड़ भी कहते हैं, और ये हमारा अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर, अब हम लोग यहाँ पे विंटर या फिर जिसको हम लोग ठंडे मौसम मतलब ठंडे वातावरण वाला मौसम भी कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग अ विंटर सीजन, मतलब ये कह रहा है ठंड के मौसम के दौरान, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे किसी क्षेत्र पर, मतलब एकदम ऊपर से किसी क्षेत्र पर सीधे नहीं पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्थ इंडिया। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो तापमान है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। हॉट हॉट वेदर सीजन और समर, अब गर्मी के सीज़न को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दी हॉट वेदर सीजन, मतलब ये कह रहा है कि जो हॉट वेदर सीजन, जिसको कि हम लोग समर सीजन भी कहते हैं, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे ऊपर सीधे पड़ती हैं। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जिसकी वजह से जो तापमान है वो हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डेज, और दिन के दौरान गर्म और बहुत ही सूखी हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग लू कहते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन, अब हम लोग रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड द एडवांस ऑफ मॉनसून। ये जो सीज़न है, जब हमारा मॉनसून आता है तब हम कहते हैं कि हमारा क्या हो गया, रेनी सीज़न हो गया। मॉनसून किसको कहते हैं? मॉनसून हम उन हवाओं को कहते हैं जो कि बारिश के बादलों को लेकर आती हैं। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड।
जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने लग जाती हैं। अरेबियन सी किधर है? ये मेरे मैप का मान लो ये नीचे का ऐसे ऐसे हिस्सा है, तो अरेबियन सी मेरा यहाँ होता है और बे ऑफ बंगाल यहाँ होता है। ठीक है, मतलब ये कि जो हवाएं हैं वो इस दिशा में ऐसे ऐसे चलेंगी। चलो जी, तो इसमें ये कह रहा है कि जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ चलने लगती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और इन हवाओं में बहुत ज़्यादा नमी होती है। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, जब यही हवाएं, जब ये नमी वाली हवाएं माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों से टकराती हैं तो रेनफॉल हो जाती है। तो हमारी क्या हो जाती है? तो हमारी रेनफॉल हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये माउंटेन की वजह से होता है। भाई हवाएं आई, माउंटेन पे टकराई, अब भाई माउंटेन में कहीं छेद तो है नहीं कि हवा उससे पार होकर चली जाएगी। तो हवा जो होती है वो पहाड़ के साथ में ऊपर उठने लग जाती है। और जैसे कि आप लोगों ने अभी से पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम जितना ऊपर जाते हैं मौसम हमारा कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता जाता है। अब यही हवाएं जिनमें बहुत सारी नमी है, जब ये ऊपर की तरफ जाने लग जाती हैं तो ये ठंडी होने लग जाती हैं और क्लाउड यानी कि बादल का फॉर्मेशन कर देती हैं। और यही बादल फिर हमारा आसपास के क्षेत्रों में क्या होने लग जाता है? बरसने लग जाता है और हम कहते हैं बारिश हो रही है। ठीक है, चलो सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। अभी जो ऑटम का सीजन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, जो हवाएं हैं वो मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस बहना शुरू कर देती हैं। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ये हमारे मॉनसून के लौटने का सीजन होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। जो भारत का सदर्न यानी जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहां पर इसी मौसम में बारिश होती है। However, the climate is about average weather conditions which have been measured over many years. लेकिन इसके बावजूद भी जो क्लाइमेट है वो हमारा कैसा? एवरेज वेदर कंडीशन का रहता है। एवरेज मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी टाइप का ऐसा रहता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। जो भारत का क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप वेदर से डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब ब्रॉड टर्म में हम लोग कहते हैं कि भाई इंडिया का कैसा मौसम रहता है? इंडिया का जो मौसम है वो मॉनसून टाइप का रहता है, ऐसे बोलते हैं। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन। मॉनसून ये जो शब्द है ये एक अरेबी वर्ड जिसका नाम होता है मौसम, जिसको कि आप लोग घर वर में बहुत ज़्यादा बोलते हो, उससे लिया गया है। और इस मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन यानी कि ऋतु। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मानसून विंड। अब क्योंकि भाई इंडिया जो है वो कहाँ पर? वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जो ज़्यादातर बारिश है ये मानसून विंड्स के द्वारा लाई जाती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। और भारत में जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी है, वो बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। गुड मौसम मीन्स एक्वेटिक रेन एंड आ बाउंटीफुल क्रॉप। गुड मौसम मतलब अच्छे मॉनसून का मतलब क्या हो गया? खूब बारिश होगी, खूब पर्याप्त मतलब बढ़िया से बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी जगह का जो मौसम होता है वो उसके लोकेशन, कितनी ऊंचाई पर है ये चीज़, कितनी उसकी दूरी है समंदर से, और कितना मतलब वो ऊंचा नीचा कितना क्या है, इस सब से मतलब ये सब चीज़ें किसी भी जगह के मौसम को अफेक्ट करती हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंट इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें भारत के अंदर क्षेत्र के हिसाब से, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मौसम में हमको फ़र्क देखने को मिलता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इज़ अ डेजर्ट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जो जैसलमेर और जो बीकानेर जो कि राजस्थान में पड़ते हैं ये हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, बहुत गर्म रहते हैं। वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। जबकि द्रास और कारगिल जो कि लद्दाख में पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, एकदम जमा रहता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो हमारे कोस्टल जगहें होती हैं जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे मॉडरेट यानी ठीक ठाक हमें मौसम देखने को मिलता है। दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये जगहें ज़्यादा गर्म मतलब ना ही तो ज़्यादा गर्म होती हैं ना ही तो ज़्यादा ठंडी होती हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। कोस्ट यानी कि तट के किनारे होने के कारण ये जगह बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मतलब यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है। Mount Sianram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan.
इसमें यह है कि मेघालय की एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ कुछ मतलब कई तो ऐसे साल निकल जाते हैं जहाँ पर जैसलमेर के अंदर तन को बारिश ही नहीं होती, मतलब यहाँ पे बिल्कुल बूंदाबांदी कुछ होता ही नहीं है। कई तो ऐसे साल भी बीत जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, अब भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी हमारी मतलब कौन कौन से पेड़ पौधे लगते हैं, कैसी प्राकृतिक हमारी वनस्पति है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी सी आ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमें अपने सराउंडिंग, हमें अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी दिख जाती हैं। किसकी? प्लांट्स की। हाउ नाइस इज इट टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रास, ये कह रहा है कि भाई एक ऐसा मैदान जिसमें हरी हरी खूब सारी भाई घास हो, उसमें खेलना कितना अच्छा लगता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेस एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई जो छोटे छोटे हमारे प्लांट होते हैं जैसे बुशेस, श्रब्स, मतलब ये जो हमारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, ये सब भी हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, फूल वाले पौधे हो गए, ये सब। Beside, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. इसमें ये कह रहा है कि इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि नीम हो गया, आम हो गया। जबकि कुछ हमारे ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें बहुत ही कम पत्ती देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा पाम का पेड़ हो गया। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help of human being are called natural vegetation। मतलब जो घास फूस, जो झाड़ियाँ, जो पेड़ खुद से उग जाते हैं बिना किसी इंसान की सहायता के, मतलब बिना किसी इंसान के लगाए, जो कि खुद से उग जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाती हैं। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, इसमें ये कह रहा है कि क्या तुमने कभी सोचा कि भाई ये सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारे अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं ये अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अलग अलग पेड़ों को उगने के लिए अलग अलग प्रकार के मौसम की ज़रूरत होती है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बीच में मतलब इनके साथ साथ जो पर्याप्त मात्रा की जो भी कह सकते हो हमारी बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि भाई चावल को उगने के लिए खूब पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो चावल आप ऐसी जगह पे नहीं उगा सकते हो जहाँ पर पानी नहीं होता है। या फिर सेब को उगने के लिए ठंडी जगह चाहिए होती है, तो सेब को आप ऐसी जगह नहीं उठा सकते हो मतलब नहीं उगा सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो। ठीक, वही पॉइंट ये कह रहे हैं। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इसमें ये कह रहा है क्योंकि इंडिया की क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि भारत का मौसम बहुत ही डिफरेंट रहता है। भारत की जो जलवायु की स्थिति है वो बहुत ही अलग अलग रहती है, इसलिए भारत के अंदर हमें बहुत सारे रेंज के, मतलब हमको बहुत सारे वैरायटी दिख जाती है किसकी? नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति की। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, अब ये कह रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो ज़रूरी क्यों होते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस, जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो कई सारे कामों को करते हैं। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेते हैं। The roots of the plant bind the soil, thus they control the soil erosion। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं जिससे कि मिट्टी कटती नहीं है, मतलब मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, जो फॉरेस्ट होता है वो हमको टिम्बर यानी कि लकड़ी मुहैया कराता है हमारे जो फर्नीचर होते हैं, जो हमारे सामान जैसे टेबल, बेड, इन सबको बनाने के लिए। साथ ही में हमको जलाने के लिए भी लकड़ी मिलती है, हमें चारा भी जंगलों से मिलता है, हमें कई ऐसे पौधे भी मिलते हैं जिसका हम लोग दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हमको कई सारे मरहम टाइप की दवाइयाँ ववाइयाँ ये सब मतलब जंगलों से ही मिलती हैं, हमको शहद, गम, ये सब भी और कई सारी चीज़ें हमें जंगलों से मिलती हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट है ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के। वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जीव हैं, जो जंगली जीवन है, उसके ये नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक घर होते हैं।
Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of trees. जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारा वो काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाह हो चुका है क्योंकि हम लोग रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे धड़ाधड़ पेड़ों को काटने में लगे पड़े हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें और पेड़ों को बल्कि लगाना चाहिए एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन, और जो पहले से लगे हुए हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए पेड़ों के महत्व के बारे में, मतलब पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर हमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स, इसके लिए हम जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि वन महोत्सव, इनका आयोजन कर सकते हैं ताकि कई सारे लोगों को पृथ्वी को हरा बनाने में इन्वॉल्व किया जा सके। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो हमारे कई सारे जंगली जीवों का क्या है, घर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। जंगल के अंदर हमको बहुत सारे हज़ारों स्पीशीज़ जानवरों के मिल जाएंगे, बहुत सारे स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स के कई सारे हमें स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, एम्फीबियन के देखने को मिलेंगे, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म जो कि जंगल के अंदर रहते हैं। जंगल के अंदर हमें इनकी कई हज़ारों जातियाँ देखने को मिल जाती हैं। दी टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, जो टाइगर होता है वो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में ये पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर वो एशियाटिक लायंस यानी एशियाटिक जो शेर हैं उनका घर है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोज रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, जो हाथी हैं और वन हॉर्न यानी एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो आसाम के जंगलों में हमें घूमते हुए मिल जाएंगे। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, जो हाथी है वो केरला और कर्नाटक में भी पाया जाता है। कैमल एंड वाइल्ड आसेस आर फाउंड इन द ग्रेट डेजर्ट इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। जो कैमल्स यानी कि जो ऊँट होते हैं वो हमको भारत के रेगिस्तानों में, और जो वाइल्ड एसेस जिनको हम लोग खच्चर भी कहते हैं, खच्चर गधा, ये हमको जो कच्छ का रन है वहाँ पे मिल जाते हैं। वाइल्ड गोट यानी जंगली बकरे या बकरियाँ, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए, बियर्स, भालू एक्सेट्रा आर फाउंड इन दी हिमालयन रीजन। जो हमारे जंगली बकरे या बकरियां होती हैं, हिम तेंदुए, भालू, ये हमको हिमालयन रीजन में मिल जाते हैं। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आर कंट्री, इनके अलावा कई सारे और जानवर हमें देश में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बंदर हो गया, भेड़िया हो गया, सियार हो गया, नीलगाय हो गई, चीतल हो गया इत्यादि। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, जो इंडिया है ये बर्ड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हमको बर्ड्स की देखने को मिल जाएगी। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, जो पीकॉक है, जो मोर है, वो हमारी नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक। बाकी कॉमन यानी कि सामान्य चिड़ियाँ कौन कौन सी हैं, वो हैं पैरट यानी तोता, कबूतर, मैना, गीज, बुलबुल और डक्स यानी कि बतख। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी, हमारे भारत में मतलब हमारे देश में कई सारी बर्ड सेंचुरीज भी हैं। बर्ड सेंचुरीज कौन सी जगह को कहते हैं, बर्ड सेंचुरीज उन जगहों को कहते हैं जो कि खास तौर पर चिड़ियों के लिए रिजर्व की जाती है। मतलब भाई मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पे चिड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा अपना घोंसला वोसला बनाती हैं, तो उस क्षेत्र को जो सरकार है वो बर्ड सेंचुरी के नाम पर घोषित कर देती है। मतलब उसको घोषित कर देती है कि ये क्षेत्र अब से बर्ड सेंचुरी है, जिससे कि उस जगह से मतलब उस जगह के जंगलों को छूना या फिर उस जगह के जंगलों को काटना या कुछ भी करना गैर कानूनी हो जाता है। और ये जो चिड़ियाएँ होती हैं इनको एक तरीके से एक प्रोटेक्शन मिल जाता है सरकार का, विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब कई सारी हमारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं जिससे कि चिड़ियों को उनका नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक रूप से रहने की जगह मिल सके। दे प्रोवाइड दी बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हंटर्स। साथ ही में जो बर्ड सेंचुरीज हैं ये चिड़ियाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, किनके खिलाफ, हंटर्स के खिलाफ। मतलब जो शिकारी होते हैं वो भी वहाँ पर आके चिड़ियों के शिकार नहीं कर सकते।
कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। ये कह रहा है क्या तुम 5 चिड़ियों के नाम बता सकते हो जो कि तुमको कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर तुमको अपने क्षेत्र में मिल जाएंगी। तो जो भी मतलब आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर आपके घर के बाहर कोई ना कोई चिड़िया उड़ के ज़रूर आती होगी। घर में किसी से किसी भी बड़े से पूछो कि ये चिड़िया कौन सी है और फिर उसका नाम आप नीचे कमेंट में लिखो। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर कई सौ प्रजातियां मिलती हैं किसकी, सांपों की। कोबरा एंड कैथ आर इंपॉर्टेंट अमंग दैम। इसमें कोबराज और कैथ हमारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। मतलब ये है कि भाई जंगलों की कटाई मतलब बहुत तेज़ी से जंगलों की कटाई और बहुत ज़्यादा शिकार के कारण कई सारे जो जंगली जीव हैं हमारे भारत में वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। मैनी स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। इनमें से कई स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब इनका इतना शिकार हुआ है, इनके मतलब पूरे हैबिटेट को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया है कि अब कई सारी स्पीशीज हमारी क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट, यानी कि अब वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेचुरल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। मतलब ये है कि इन जो हमारे जंगली जानवर हैं जो कि काफ़ी कम हो चुके हैं या फिर जो विलुप्त होने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए कई सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। जो सरकार है उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है इन जानवरों को बचाने के लिए। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। क्या आप भारत की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बता सकते हो। एंड लोकेट दैम ऑन मैप। और उनको नक्शे पे ढूंढने की भी कोशिश करो। तो ये भाई आप लोग कोई इंडिया का नक्शा ले आना, उस पर ढूंढने की कोशिश करना। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी योगदान दे सकते हो जो ये वाइल्ड लाइफ है, जो ये जंगली जीवन है, इसको बचाने में। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज दियर बोन्स, होन्स, फर, स्किन एंड फैदर। इसमें यह है कि आप ऐसी चीज़ों को मत खरीदो जो कि जानवरों के शरीर के हिस्सों से, जैसे उनके नाखून, उनके बाल, उनकी चमड़ी, इनसे कोई भी चीज़ अगर बनी है तो ऐसी चीज़ों को आप मत खरीदो। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हर साल अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होता है उसको वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि जंगली जीवन के हफ्ते के तौर पर एक तरीके से मनाया जाता है। टू क्रिएट अवेयरनेस टू कंजर्विंग दी हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल किंगडम। इससे एक जागरूकता लोगों में फैल सके, ताकि एक जागरूकता लोगों में फैल सके कि उनको जो एनिमल्स हैं, मतलब जो जानवर हैं, उनको बचाकर रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा चैप्टर। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट। कौन सी हवा है जो कि भारत में बारिश लाती है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर है मॉनसून विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, यानी भारत के अंदर जो मॉनसून विंड है वो बारिश लाती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड ऑन रेन। भारत के अंदर जो खेती बाड़ी है वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। गुड मॉनसून मीन एक्वेटिक रेन, एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप। अच्छी बारिश, अच्छे मॉनसून का मतलब खूब बारिश और खूब फसल होता है। नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। भारत में अलग अलग सीजन्स के नाम लिखो। तो कौन कौन से होते हैं। होता है हमारा विंटर जो कि कोल्ड वेदर सीजन कहलाता है, हॉट वेदर सीजन यानी समर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी कि रेनी, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी कि ऑटम। ये 4 सीजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। द ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज दैट ग्रो विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो भी घास, झाड़ियाँ, पेड़, जो कुछ भी बिना इंसान के इंटरफेयर किए हुए, बिना इंसान के सहायता के उगती हैं, वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। अब इसके बाद में है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो भी ऑप्शन है सही वाला उसको चुनना होगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल आकर, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारी यहाँ पर होती है।
वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड, जो वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड हैं कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हिमालयन रीजन में। ड्यूरिंग दी साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडेंट विंड ब्लो फ्रॉम, मतलब ये है कि भाई साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में हमारी जो नमी वाली हवाएं हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, वो चलती हैं समंदर से ज़मीन को। ठीक है, कहाँ चलेंगी, समंदर से ज़मीन को। अब चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स कर लेते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज, खाली जगह, ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर, गर्मी के मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम के दिनों में गर्म और बहुत ही सूखी हवाएं चलती हैं। वो किस नाम से जानी जाती हैं, वो जानी जाती हैं लू के नाम से। किस नाम से, लू के नाम से। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन ऑफ, जो हमारे आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कौन से मौसम में होती है, तो वो होती है ऑटम में, जब हमारा मॉनसून क्या होता है, रिट्रीट यानी कि मौसम वापस लौटा होता है, तब यहाँ पे खूब बारिश होती है। खाली जगह फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ, तो यहाँ पर एक दो गिर, GIR, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गुजरात के अंदर गिर फॉरेस्ट की बात की गई है। और ये किसका घर है, ये एशियाटिक लॉयंस का घर है। किसका, एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, तो इसको लिख डालो और ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर आप समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई पार्ट है या कोई भी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आई है, या फिर इस वीडियो या इससे पहले वाली किसी भी वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और ला सकूं। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।